हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसके अंतर्गत रेलवे में जो मीटिंग आयोजित की जाती है। जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब है कि जो इंडस्ट्री जो चला रहा है, जैसे कि रेलवे में जो रेलवे खुद एम्प्लॉयर है और हम लोग क्या है, एम्प्लॉय हैं। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच जो संबंध है उसको अच्छा बनाने के लिए कई तरह के ये मीटिंग्स आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि पीएनएम, जेसीएम या प्रेम। तो ये सब सारे जो आते हैं वो औद्योगिक संबंध के अंतर्गत आते हैं, जो कि हम लोग इस पीडीएफ में देखेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पीडीएफ है। यदि आप जेई की तैयारी करते हैं तो भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एडब्ल्यूएमई या एडीएमई की तैयारी करते हैं तो भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, या स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं तो भी क्वेश्चन आते हैं, एपीओ में भी आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही कंबाइंड है, सभी के लिए यूज़फुल है, किसी भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, जितने भी पोस्ट यहाँ लिखे गए हैं, जो भी यहाँ से इन सब पदों के लिए जुड़े हुए हैं, वो मैसेज करके ले सकते हैं अगर उन्होंने ज्वाइन किया हो तो। वेलफेयर इंस्पेक्टर में ओनली टेस्ट का भी सिस्टम है, जो कि टेस्ट लिया जाता है 200 रुपये महीना। तो ओनली टेस्ट जो देते हैं उनको ये मटेरियल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि मटेरियल जो 3000 देकर परचेज़ किए हैं उन्हीं के लिए है। तो औद्योगिक संबंध हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन होता क्या है। इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडियन रेलवे इज़ टू रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन मैनेजमेंट बिटवीन द रेलवे मैनेजमेंट, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एंड इट्स एम्प्लॉय। मतलब रेलवे के का जो प्रबंधन है और जो रिकॉग्नाइज जो यूनियंस हैं और जो एम्प्लॉय है उनके बीच का रिलेशनशिप इसमें बताया जाता है। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मतलब जो नियोक्ता और जो नियुक्ति करके काम कर रहा है उसके बीच का ये संबंध ये बताता है, औद्योगिक संबंध। इसी को हम लोग हिंदी में यदि देखेंगे तो इस तरह से है। भारतीय रेलवे में प्रबंधन मान्यता प्राप्त यूनियनों और उसके कर्मचारियों के बीच जो संबंध है, या नियोक्ता, कर्मचारी और सरकार के बीच का संबंध है। ठीक है, उसी को संबंध को अच्छा बनाने के लिए, रेलवे को डेवलप करने के लिए, रेलवे में चल रहे काम, चल रही योजनाएं, चल रहे कल्याणकारी जो योजनाएं, उन सबको सही दिशा में जो इम्प्लीमेंट करने के लिए मीटिंग आयोजित की जाती है। तो वो भी हम लोग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, पीएनएम देखेंगे, प्रेम भी देखेंगे, जेसीएम भी देखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू रहते हैं। बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है उसका क्या लाभ है। पहला क्या है लाभ, प्रोटेक्टिंग मैनेजमेंट एंड लेबर इंटरेस्ट। जो प्रबंधन जो है मैनेजमेंट, ठीक है, और श्रमिक जो है यानी कि लेबर, उनके हितों की रक्षा करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। अवॉइडिंग डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब विवाद। अवॉइडिंग डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। जो मैनेजमेंट है यानी प्रबंधन जो है रेलवे का, और जो लेबर हैं यानी एम्प्लॉय हैं, उनके बीच का जो डिस्प्यूट है, विवाद है, उसको अवॉइडिंग करता है, मतलब उसको बचाता है। तीसरा क्या है, इन्हेंसिंग लेबर एम्प्लॉयर पार्टिसिपेशन। मतलब श्रमिक जो होता है यानी कि लेबर और नियोक्ता की भागीदारी पर जोर देना, ये उसको इन्हेंस करता है, ये भी इसका लाभ है। उसके बाद ब्राइडिंग द गैप बिटवीन वेरियस पब्लिक फैक्ट्रीज फ्रैक्शंस एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशन बिटवीन देम। मतलब जो विभिन्न जो सार्वजनिक गुट हैं, ठीक है, उनकी खाई को बांटना, मतलब उनके बीच के संबंध को अच्छा बनाना, यही इसका फ़ायदा है। और ये क्या है, हेल्प्स इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अब जब सब कुछ अच्छा होगा तो आप मालूम है कि प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छा होगा। जब कर्मचारी अपने तन मन से काम करेंगे, उनको सही समय पर बोनस मिलेगा, सही समय पर सैलरी मिलेगी। जो वेलफेयर का जो ये योजनाएं हैं वो उनको सही समय पर मिलेंगे, उनके जो ड्रेस है वो सही पर मिलेंगे, जूते, ग्लव्स, गोगल्स, जो भी उनके उपकरण हैं वर्किंग के दौरान वो सब कुछ मिलेंगे, मुआवजा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो सब जाहिर सी बात है कि कर्मचारी तन मन से काम करेंगे, और जब तन मन से काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, हेल्प इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस कन्फ्लिक्ट एंड
क्रिएट ए पॉजिटिव वर्क कल्चर, ठीक है। उत्पादकता जो है उसमें सुधार करना, विवादों को कम करना और सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाने में मदद मिलती है। ये सब इंडस्ट्रियल रिलेशन के फ़ायदे हैं। अब देखिए, हाउ इंडियन रेलवे इम्प्लीमेंट इट इन रेलवे, भारतीय रेलवे इसे कैसे लागू करता है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसको कैसे लागू करता है। तो इसका लागू करने का तरीका क्या है कि इन्होंने एक PNM मीटिंग बनाया इसको कहा जाता है परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी या परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी भी कहा जाता है। दोनों का वही है, जिसको हिंदी में स्थायी वार्ता तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है अंग्रेज़ के ज़माना का जो रॉयल कमीशन ऑफ लेबर था, ठीक है, या उसको वाइटली कमीशन ऑन लेबर भी कहा था। ये वाइटली नाम के कोई अंग्रेज जो ऑफिसर थे, उन्होंने इस कमीशन को बनाया था, इसलिए इसको वाइटली कमीशन ऑन लेबर भी कहा जाता है। और रॉयल कमीशन ऑन लेबर नाम से उन्होंने ये बनाया था, कमीशन बनाया था। was a royal commission set up in 1929 to investigating the working of labor in India। 1929 में बनाया गया, क्या अध्ययन करने के लिए कि जो इंडिया में लेबर हैं उनके बारे में जानने के लिए ये संस्था बनाया गया था। ऑन इट्स रिकमेंडेशन, इसका जो रिकमेंडेशन है उसी रिकमेंडेशन के आधार पर PNM जो है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, ये 1951 में बनाया गया, जब श्री लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय की बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, यही बात हिंदी में लिखा हुआ है। उसके बाद इट ए 3 टायर सिस्टम फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड लेबर। ये 3 जो है ना त्रिस्तरीय प्रणाली है, मतलब आपने सुना होगा कि जोनल लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर, रेलवे लेवल पर उसकी मीटिंग जो होते हैं, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसके चेयरमैन कौन होते हैं, मीटिंग की जो अवधि क्या होती है, कितने साल पर किस में मीटिंग होती है। यही 3 जो स्तरीय है, यानी कि 3 टायर सिस्टम है, यही इसमें बताया गया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रेलवे एम्प्लॉय हु अटेंड PNM मीटिंग एट देयर ऑन रिक्वेस्ट आर ट्रीटेड एज ऑन स्पेशल कैजुअल लीव। मतलब उसमें जो भाग लेने के लिए PNM मीटिंग में स्पेशल कैजुअल लीव का भी प्रावधान रखा गया है। स्पेशल रेलवे पास में भी इशूड फॉर ट्रेवल एंड फॉर्म ऑफ मीटिंग वेन्यू, मतलब मीटिंग तक जाने के लिए आपको स्पेशल पास का भी सिस्टम रखा गया है। उसके बाद देखिए वही हिंदी में लिखा हुआ है। 3 जो स्तरीय है, 3 टायर जो सिस्टम है वो ये है। पहला जो मीटिंग आयोजित किया जाता है वो रेलवे लेवल पर आयोजित किया जाता है। रेलवे लेवल का मतलब है कि जोनल से ऊपर, ठीक है, जोनल से ऊपर की जो मीटिंग होते हैं वो रेलवे लेवल पर होता है। दूसरा है रेलवे बोर्ड लेवल पर एक आयोजित किया जाता है, जो कि रेलवे बोर्ड, ये भी जोनल से ऊपर ही होता है। रेलवे में कई तरह के, रेलवे लेवल में कई आ जाते हैं, वो हम आपको नीचे बताएंगे अभी जैसे ही स्क्रॉल करेंगे। तो एक एड हॉक लेवल होता है, मतलब किसी तरह का मामला अटक जाता है और मीटिंग में नहीं हो पाता है, तो उसको आगे बढ़ाने का सिस्टम है। अगले उससे ऊंचे के जो मीटिंग है, उससे हाई लेवल की जो मीटिंग है, उसमें उस जो मुद्दा है, वो एजेंडा है, वो ऊपर उठाने का जो काम है, उसी को एड हॉक ट्रिब्यूनल लेवल कहा जाता है। आगे देखते हैं, चलिए रेलवे लेवल देखिए। रेलवे लेवल में 3 कमेटी आते हैं रेलवे लेवल के अंतर्गत। इसमें पहला क्या है, 4 मान के चलिए, 4 आते हैं, ऐसे इसको एक ही माना जाता है, लेकिन 4 मान के चलिए, 4 ही हम रखते हैं। पहला है हेडक्वार्टर लेवल या जोनल लेवल पर जो होता है, दूसरा है डिवीज़न लेवल पर होता है, तीसरा स्टोर या डिपो लेवल पर होता है, और चौथा एक वर्कशॉप लेवल पर भी होता है, ठीक है। तो वर्कशॉप लेवल या डिवीज़न लेवल को लगभग एक ही माना जाता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए हमने 4 इसको पार्ट में रखा है। आगे देखते हैं, जोनल लेवल पर हम लोग देखते हैं। जोनल लेवल पर जो मीटिंग होती है PNM की, यानी परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो GM होते हैं, यानी जनरल मैनेजर। आपको जिस डिवीज़न में काम कर रहे हैं, यदि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपके GM कौन है, CPO कौन है, आपके वर्कशॉप में
आपके डिवीज़न या जोनल में कितने वर्कशॉप हैं, कितने लोको शेड हैं, कितने डेमो मेमो शेड हैं, ये सारे आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चेयरमैन इसके जीएम होते हैं, सेक्रेटरी जो है सीपीओ होते हैं। आगे देखते हैं। सब्जेक्ट एजेंडा मस्ट बी सर्कुलेटेड 1 मंथ इन एडवांस। इसमें जो मीटिंग में एजेंडा या सब्जेक्ट रखा जाएगा उसको 1 महीना पहले जो है प्रसारित यानी कि सर्कुलेट करना है कि ये एजेंडा रखा जाएगा ये पीएनएम की मीटिंग में, ठीक है। ये इसका रूल है। अगला क्या है, आउट ऑफ एजेंडा आइटम में बी ऑल्सो इन बी डिस्कस्ड। यदि एजेंडे से बाहर का कोई मैटर है या कोई बात है तो उसको भी डिस्कस किया जा सकता है विद परमिशन ऑफ चेयरमैन एंड जो चेयरमैन उस मीटिंग के होंगे उस चेयरमैन के परमिशन से। एंड चेयरमैन कैन डिस्कस एनी आइटम आउट ऑफ एजेंडा। और चेयरमैन का ये अधिकार है कि एजेंडे से बाहर के में किसी मैटर पर या वो डिस्कस कर सकते हैं। ये इसका रूल नंबर 2 है या अगला पॉइंट है। उसके बाद मीटिंग वंस इन 3 मंथ सेपरेटली विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ NFIR AIRF। जो उस समय के विजेता होंगे, जो यूनियन के जो 2 से फर्स्ट और सेकंड जो होंगे उनको जो है उनके प्रतिनिधियों के साथ 3 महीने में एक बार बैठक जरूर होगी, ठीक है, जो उनके प्रतिनिधि होंगे। उसके बाद क्या है, मैटर डिस्कस्ड विथ कम्स विद इन द पावर ऑफ जीएम और विच कुड नॉट बी सेटल्ड एट द डिवीज़न लेवल। मतलब चर्चा किए गए मामले जीएम की शक्ति के अंतर्गत आने चाहिए, यानी कि जो जोनल लेवल पर जो अध्यक्ष होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। तो चेयरमैन का पावर जितना है, जितने पावर का दायरा है उसी अनुसार उसका जो एजेंडा या मुद्दा होना चाहिए, ताकि जीएम जो है, जीएम साहब जो जनरल मैनेजर हैं वो तुरंत उनको सुलझा सकें जिनको मंडल स्तर पर सुलझाया नहीं जा सका है, उस तरह का मैटर इसमें रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, डिवीज़न लेवल पर जो मीटिंग होती है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो डीआरएम होते हैं और सेक्रेटरी जो उसके होते हैं वो सीनियर डीपीओ होते हैं। वर्कशॉप लेवल पर जो वहाँ का सर्वे सर्वा वर्कशॉप के होते हैं CWM, वो उनके मीटिंग के चेयरमैन होंगे और डिप्टी सीपीओ या एपीओ, ठीक है। या कहीं डिप्टी सीपीओ एपीओ नहीं है तो डिप्टी CWM भी इसके अध्यक्षता कर सकते हैं। हालांकि रूल तो नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। फिलहाल आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आप याद रखिएगा कि डिप्टी सीपीओ या एपीओ इसके जो है ये होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। उसके बाद स्टोर या डिपो लेवल पर यदि मीटिंग होती है तो DCOS यानी डिविजनल चीफ ऑफ स्टोर वो उनके चेयरमैन होंगे और एपीओ स्टोर के जो एपीओ होंगे वो उसके सेक्रेटरी होंगे। उसके बाद देखिए, सब्जेक्ट एजेंडा मस्ट बी सर्कुलेटेड 1 मंथ इन एडवांस। जो जोनल लेवल वाले में हमने आपको जो समझाया था सेम रूल इसमें भी वही फॉलो है। उसके बाद इसमें भी वही दूसरा रूल भी वही फॉलो है कि जो चेयरमैन हैं उनके यदि आउट ऑफ एजेंडा का कोई आउट ऑफ जो हमने सर्कुलेट किया था 1 महीना पहले उससे बाहर के भी कोई बात है, आउट ऑफ एजेंडा है, तो उस पर मीटिंग चेयरमैन के परमिशन से होगा। और चेयरमैन का ये अधिकार है कि जो एजेंडा है उसके बाहर के आइटम पर भी वो डिस्कस कर सकते हैं, यही है। बैठक में आप जानते हैं जो विजेता रहेंगे फर्स्ट या सेकंड उनके साथ उनका बैठक होगा। 2 महीने में एक बार बैठक होगा। कौन सा लेवल वाला, ये होगा डिवीज़न लेवल वाला या वर्कशॉप लेवल वाला। लेकिन जोनल लेवल पर या ये जोनल लेवल पर जो है 1 साल में 3 बैठक होगी, डिवीज़न लेवल पर 1 साल में 6 बैठक होगी 2 महीने पर। ऐसा होता नहीं है लेकिन रूल में यही लिखा हुआ है, 6 में हर 2 महीने में बैठक न तो वर्कशॉप में किया जाता है और न ही जोनल ये डिवीज़न में पॉसिबल है, लेकिन ये रूल यही है, एग्ज़ाम में आपको यही लिखना है। अगला है मटेरियल डिस्कस्ड विद द कम पावर ऑफ डीआरएम, यानी कि जो डीआरएम की कार्य शक्ति के अंतर्गत होंगे उसी मैटर पर चर्चा किए जाएंगे, क्योंकि जिसका अध्यक्ष जो होगा उसे अध्यक्ष के पावर के अंतर्गत ही मीटिंग का जो एजेंडा होगा वो होगा। अब रेलवे बोर्ड लेवल देख लीजिए।
रेलवे बोर्ड पर जो चेयरमैन होंगे, रेलवे बोर्ड के लेवल पर जो चेयरमैन होंगे वो CRB यानी चेयरमैन रेलवे बोर्ड होंगे, ठीक है। और अभी रेलवे बोर्ड का जो है स्ट्रक्चर बदल गया है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग 10% नहीं जानते होंगे, बाकी 90% तो जानते ही होंगे। रेलवे बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है पहले जो होता था उससे बिल्कुल अलग हो गया है। अब रेलवे में, पहले इसको समझ लीजिए, और जो सेक्रेटरी होंगे वो होंगे डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट पुराने नियम के अनुसार। अब नए में क्या है कि रेलवे बोर्ड में जो स्ट्रक्चर जब चेंज हो गया है तो मेंबर फाइनेंस भी इसके सेक्रेटरी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका अगर आता है ऑप्शन में आता है आपका मेंबर फाइनेंस तो उसको सही ही मानिएगा। अगर नहीं आता है, ये वाला ऑप्शन मिलता है तो भी यही आप लगा सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन बनाएगा, उसका दिमाग के ऊपर है वो किस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन डालेगा, ठीक है। रेलवे बोर्ड का नया स्ट्रक्चर हो गया है, वो भी आपको बता देना बहुत जरूरी। देखिए रेलवे में पहले होता था चेयरमैन रेलवे बोर्ड होता था, चेयरमैन CRB, इसका एक और नाम हो गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO, जो कि अभी सतीश कुमार है। हम डेट इसलिए लिख दिए हैं कि ये वीडियो 2 साल बाद भी बहुत लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये सारा आपने गलत बता दिया, इसलिए हमने डेट भी लिख दिया है, क्योंकि एक बार वीडियो लोड हो जाता है तो पता नहीं, मुझे भी याद नहीं रहता है कब अपलोड हुआ। दूसरा है मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर एक होंगे, ठीक है। तीसरा इसमें ये एक पहला दूसरा तीसरा नहीं है, इतने मेंबर होते हैं। मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, उसके बाद मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक होंगे, जो कि आपने ये क्वेश्चन आपको आता होगा कि रेलवे बोर्ड लेवल पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है। तो पहले एक मेंबर मैकेनिकल होता था MM, तो अब वो हट गया है MM, इसलिए अब जो है ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक जो है इसका मैकेनिकल का अब हेड ये हो जाएंगे अभी वर्तमान के क्वेश्चन के अनुसार। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट अभी हितेंद्र मल्होत्रा हैं, तो ये मेंबर एक होंगे ऑपरेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट। उसके बाद मेंबर फाइनेंस एक होते हैं जो कि रूपा श्रीनिवासन हैं। तो 4 अलग से मेंबर होंगे और एक चेयरमैन रेलवे बोर्ड, यानी 5 लोगों का अब ये ग्रुप है, ठीक है। पहले बहुत अलग अलग तरह मेंबर, इलेक्ट्रिकल मेंबर, मैकेनिकल, इस तरह से होता था, अब वो सब नहीं रहा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये रेलवे बोर्ड का स्ट्रक्चर था। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन है तो इसमें वो भी समझ लेना जरूरी है, हमने समझा, इसलिए आपको ये रखा गया है। सब्जेक्ट एजेंडा मस्ट बी सर्कुलेटेड 1 मंथ इन एडवांस, इसमें भी वही है सब रूल, ठीक है। उसके बाद हाँ, जिनके शक्ति के अंतर्गत आएंगे वही 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 लेवल का जो है एजेंडा वो रखा जाएगा। एड हॉक लेवल के बारे में एक समझना जरूरी है। द मैटर ऑफ इम्पोर्टेंट नेचर ऑन विच नो एग्रीमेंट इज ट्रीटेड अप टू रेलवे बोर्ड, यानी ऐसा जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक मामला जिस पर रेलवे बोर्ड स्तर का कोई सहमति नहीं बन पाती है, ठीक है। पहले मान लिया कि ये एड हॉक जो ट्रिब्यूनल है ये वर्कशॉप लेवल का मुद्दा भी यहाँ तक पहुँच सकता है। जैसे वर्कशॉप लेवल पर कोई मीटिंग हुआ, वो सॉल्व नहीं हो पाया, फिर वो गया जोनल लेवल पर, वहाँ भी नहीं हो पाया, फिर गया रेलवे लेवल पर, वहाँ भी नहीं हो पाया, तब जाके ये एड हॉक लेवल तक जाता है, ठीक है। तो वो भी एजेंडे हैं वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसमें क्या है कि नीचे से ऊपर स्तर तक कोई भी सहमति किसी एजेंडे पर नहीं बन पाई है, तो ऐसे स्थिति में एड हॉक ट्रिब्यूनल का निर्माण किया जाता है। एड हॉक होता क्या है, ऐसा कोई भी ऐसा बात, कोई भी ऐसी जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए कोई 1 डे, एक दिन या एक दिन का कोई रिटायर्ड जज या कोई जो जो उसके अनुसार सूटेबल हो, ऐसे लोगों का जो संगठन बनाया जाता है सिर्फ एक मुद्दा को सुलझाने के लिए, उसी को एड हॉक ट्रिब्यूनल कहा जाता है, ठीक है। तो तो हमने देख लिया। दूसरा इसमें रूल क्या है, चेयरमैन वुड बी रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैविंग इज ओन स्टाफ एंड इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इसके जो स्टाफ जो होंगे वो चेयरमैन चेयरमैन जो होंगे वो रिटायर्ड जज होंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के होंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा और जो
वो जो लेबर का जो ये होगा, लोग लेबर एम्प्लॉय संघ भी होंगे और उधर एडमिनिस्ट्रेशन भी होंगे, तो दोनों तरफ जो होगा इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल, ताकि जो उसमें ये होता है वोटिंग भी हो जाता है कभी कभी, तो इक्वल होने पर क्या होता है वोटिंग कराया जाएगा, वोटिंग जिसके पक्ष में ज़्यादा जाएगा वही जो सहमति पास हो जाएगा वहाँ से। इस तरह से ये रूल है एडहॉक लेवल का। द अवार्ड गिवन बाय ट्रिब्यूनल इज नॉट बाइंडिंग, द गवर्नमेंट में एक्सेप्ट रिजेक्ट और मॉडिफाइड द अवार्ड ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब उससे जो ये निर्णय जो लिया जाएगा वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। सरकार जो इस निर्णय को अस्वीकार भी कर सकती है, स्वीकार भी कर सकती है और संशोधित भी कर सकती है। रूल यही है, लेकिन जो मैक्सिमम जो निर्णय वहाँ से दिए जाते हैं वो पास ही हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन रूल यही है। आगे देखते हैं। द मैटर सेटल्ड बाय ट्रिब्यूनल और डिसीजन और ट्रिब्यूनल वंस एक्सेप्ट बाय गवर्नमेंट शैल नॉट बी एक्सेप्ट ओपन बाय यूनियन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, मतलब न्यायाधिकरण कोई इस तरह का मामला अगर निपटा लेता है, वहाँ पर किसी मुद्दे पर एड हॉक ट्रिब्यूनल में मुद्दा निपटाया जाता है, तो यूनियन को 2 वर्ष तक अवधि तक इस मुद्दे पर किसी तरह का बात नहीं करना है, मीटिंग में नहीं कुछ बोलना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि उस पर तो फैसला हो चुका है। When the government reject or modified the decision of the tribunal, then the same item may be raised at the end of the year by the union, यानी कि जहां सरकार न्यायाधिकरण के निर्णय को अस्वीकार या संशोधित करती है तो मुद्दे पर यूनियन द्वारा 1 वर्ष के अंत में उठाए जा सकते हैं। यानी उसको नहीं मान के निर्णय को अस्वीकार अगर करती है, ठीक है, या उसको संशोधित कर देती है, तो 1 साल के बाद उसको उठाया जा सकता है, 1 साल के अंत तक। उसके बाद हम लोग, ये तो प्रेम का हमने देख लिया, डिवीज़न लेवल, जोनल लेवल, रेलवे लेवल, वर्कशॉप लेवल, डिपो लेवल, ये सारे लेवल्स हमने देख लिया। सबके मीटिंग कब होते हैं वो भी हम लोग जान गए, सबके चेयरमैन कौन होते हैं, सेक्रेटरी कौन होते हैं, क्या रूल है। अब हम लोग देखते हैं प्रेम। बहुत सारे क्वेश्चन भी रखे गए हैं आपको इस पीडीएफ में। जितने क्वेश्चन रखे गए हैं पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम में जो आपके एग्ज़ाम होंगे वहीं से क्वेश्चन आएंगे, उसी हिसाब से क्वेश्चन को पूरा रख दिया गया है ये पीडीएफ में, ठीक है। तो जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। प्रेम के बारे में देखते हैं। प्रेम का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी, हिंदी इसका रूपांतरण है प्रेम। देखिए, प्रेम मीटिंग इज गैदरिंग ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन एंड एसोसिएशन टू डिस्कस वेज टू इम्प्रूव रेलवे सर्विस एंड वर्किंग प्रैक्टिसेस, मतलब रेलवे में जो प्रेम का जो मीटिंग है वो एम्प्लॉयज़ के बीच है, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच है, यूनियंस के बीच है, या एसोसिएशंस भी बहुत सारे हैं, जैसे SC ST एसोसिएशन, रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, प्रमोटी रेलवे ऑफिसर एसोसिएशन, RPF एसोसिएशन, सब तरह के एसोसिएशन, उनको सबको इसमें आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। प्रेम स्टैंड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, प्रेम का जो फुल फॉर्म होता है वो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1972, इसको रेलवे में 1972 में, और जोनल लेवल पर जो है इसको 1977 तक, यानी कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1977 हो गया। कहीं कहीं 1994 भी आपको देखने को मिलेगा, 1994 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो वही बात हिंदी में था। पर्पस क्या है इसका प्रेम का? द पर्पस ऑफ प्रेम इज टू बी इंक्रीज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इट ऑल्सो एम्स टू इम्प्रूव वर्किंग मेथड एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रेम का उद्देश्य क्या है? प्रबंधन में जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, उनको जो है पार्टिसिपेशन को यानी भागीदारी को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है? जो कार्य पद्धति, जो वर्किंग सिस्टम है, ठीक है, उसको सुधार करना है, उत्पादकता जो है प्रोडक्टिव को भी इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, यही काम है। नोट देख लीजिए। स्टाफ मैटर कुड नॉट बी डिस्कस अनलेस लिंकेड विद द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी जो इस तरह में सिंगल कोई जो
एक आदमी की बात हो, मतलब कि कह सकते हैं पर्सनल जो मुद्दा है इसमें नहीं उठाया जाता है, इस पर बात नहीं होता है। जब तक कि समग्र कर्मचारी के हित में वो बात न हो तब तक उस पर चर्चा नहीं होता है। ठीक है, कर्मचारी मामलों पर तब तक चर्चा नहीं की जाती है जब तक उन्हें संगठन के समग्र उत्पादक से न जोड़ा जाए, मतलब उसके प्रोडक्टिविटी से एक लिंक नहीं हो जब तक कोई बात, तो उस तरह के कर्मचारी हित की बात इसमें नहीं की जाती है। आगे देखते हैं। To have better and systematic participation of railway in management with the main objective of improving the efficiency, visibility of railway organization and building the image of railway as a service organization। मतलब रेलवे संगठन की कार्यकुशलता, व्यवहार्यता में सुधार लाने तथा छवि को एक ऐसा संगठन के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रबंधन और श्रमिकों के बेहतर व्यवस्थित भागीदारी सुनिश्चित करना, यही इसका मोटो है। आगे देखते हैं। टू प्रूव फ्री फ्लो ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ऑन द रनिंग एंड शेपिंग ऑफ रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रेलवे संगठन का जो संचालन है, उसका जो शेपिंग है यानी स्वरूप है, उसका जो विचार है, उसके आदान प्रदान का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करने का मतलब है कि फ्री फ्लो। आगे देखते हैं। Apprise the इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम प्रोडक्टिविटी इन रिगार्ड्स टू हाउसिंग एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़, मतलब विशेष रूप से आवास हो गया या कल्याण का जो हो गया, गतिविधि हो गया, इसमें निवेश की कार्यक्रम की जानकारी देना है। आगे देखते हैं। टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन कौन कौन सा कार्य करता है, तो निम्नलिखित कार्य करता है। क्या करता है ये देखिए। टू इस्टेब्लिश ए बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम, बेहतर संचार प्रणाली की स्थापना करता है। टू इम्प्रूव द इफ़िशियंसी एंड विजिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंधन की कार्यकुशलता और व्यवहार्यता में क्या करता है, सुधार करना इसका करता है। अप्राइज द इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इन रिगार्ड्स टू हाउसिंग एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़, ये तो हमने पहले ही बताया, आवास और कल्याण गतिविधियों के संबंध में निवेश कार्यक्रम की जानकारी देता है। इम्प्लीमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन रेलवे विथ कंसेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ ओपिनियन टू मेक इन एक्शन ओरिएंटेड मेथड्स फॉर मैक्सिमाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, मतलब संगठनात्मक प्रभावशाली को अधिक करने के लिए कार्योन्मुखी तरीके बनाने के लिए रेलवे कर्मचारी की सहमति से रेलवे में नई टेक्निक का यानी तकनीक का कार्यान्वयन करता है। ठीक है। द फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब प्रबंधन प्रक्रिया में कर्मचारियों की प्रभावी और सार्थक भागीदारी को सुनिश्चित बनाता है। उसके बाद to develop a sense of investment among employees in organization purpose and activity, संगठनात्मक उद्देश्य और गतिविधियों में कर्मचारियों की भागीदारी की भावना को विकसित करता है। उसके बाद टू क्रिएट ए प्रॉपर क्लाइमेट फॉर कोऑर्डिनल एंड हारमोनियस रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध के लिए उचित माहौल बनाना। उसके बाद है टू इम्प्रूव द इक्वलिटी ऑफ सर्विस टू पैसेंजर एंड सेफ्टी इन ऑपरेशन, यात्रियों को दी जाने वाली सेवा और गुणवत्ता परिचालन में सुधार करना। ये सब सारे प्रबंधन के बीच आपसी समझ नीतियों को निर्धारित करना। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रेम, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आने की संभावना है। ये जो है 3 लेवल पर आयोजित किया जाता है, रेलवे बोर्ड लेवल, रेलवे जोनल लेवल और रेलवे डिवीज़न लेवल पर। ठीक है, तो रेलवे लेवल पर देखते हैं, यानी कि रेलवे बोर्ड लेवल पर। रेलवे बोर्ड लेवल पर इसके जो चेयरमैन होते हैं वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड होते हैं, यानी कि CRB जिसको कहा जाता है, और इसमें कन्वेनर होता है यानी संयोजक होता है, वो सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड के इसके कई कन्वेनर होते हैं। उसके बाद इसमें कई तरह के लोगों को आमंत्रित किया जाता है,
एडमिनिस्ट्रेशन साइड से जो है मेंबर रेलवे बोर्ड होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, ईडीज होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। स्टाफ साइड से 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ NFIR और AIRF और NFIR के 4 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, ठीक है। 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स, ठीक है। 4 जो है फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स के होंगे। 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरेशन ऑफ प्रोमोटिव ऑफिसर एसोसिएशन, यानी कि 4 जो होंगे, जैसे रेलवे में डायरेक्ट ऑफिसर ज्वाइन किए तो वो ऑफिसर हो गए, और जो प्रमोशन करके ऑफिसर बने वो हो गए प्रोमोटिव ऑफिसर, तो उनको भी आमंत्रित किया जाता है इसमें। SC जो है 1 मेंबर ऑल इंडिया SC AISC एसोसिएशन, ठीक है। 1 मेंबर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड ट्राइब रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, इनको भी 1 मेंबर। 1 मेंबर ऑफ ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन AIOBCREA, यानी कि ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इनको भी एक RPF एसोसिएशन का भी आदमी इसमें होता है, ठीक है। इसमें उसके बाद जोनल लेवल पर भी जो मीटिंग होते हैं उसके जो चेयरमैन होते हैं उसमें हो गया था CRB, और जोनल लेवल में होते हैं GM। कन्वेनर जो इसके होते हैं डिप्टी GM होते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन साइड से AGM होते हैं, PHODs होते हैं, बहुत सारे होते हैं। स्टाफ साइड में, और ये जो रूल है बाकी सब में वही सेम है जो उसमें थे, किस पे रेलवे बोर्ड लेवल पर थे, उसी तरह इसमें भी है। अब इसमें क्या है, डिवीज़न के लीडर होंगे, उसमें क्या ऑल इंडिया के लीडर होंगे, इसलिए उसमें AIO, इसमें AIO नहीं होगा, OBCREA, यानी OBC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन। उसके बाद डिवीज़न लेवल पर होगा, उसके जो चेयरमैन होंगे DRM होंगे, कन्वेनर होंगे सीनियर DPO या DPO। और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में ADRM एंड ब्रांच एग्जीक्यूटिव होंगे, ठीक है। बाकी जो मेंबर होंगे उस तरह के यहाँ भी होंगे। मीटिंग जो है इसमें मेन मीटिंग है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द मीटिंग ऑफ प्रेम इज़ हेल्ड वंस इन क्वार्टर, यानी कि 3 महीने पर, क्वार्टर मतलब 4 महीने पर, वंस इन क्वार्टर यानी 3 महीने पर, वंस इन क्वार्टर, जोनल लेवल, डिवीजन लेवल एंड बोर्ड लेवल, तीनों पर क्वार्टर में, यानी 3 महीने पर एक बार। चलिए, एट प्रेजेंट द फंक्शन ऑफ प्रेम ऑन डिवीज़न आर अंडर फ्लो। जो प्रेम जो हैगा उसका काम क्या है, बहुत सारे काम है। केयर ऑफ कस्टमर, बिहेवियर ऑफ स्टाफ, क्लीननेस ऑफ स्टेशन, क्लीननेस ऑफ कोचेस, क्वांटिटी ऑफ फूड, कैटरिंग, जो कैटरिंग फूड है ना, ये पेंट्री कार में जो फूड का सिस्टम, उसका क्वांटिटी, पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन, मैंने ट्रेन का टाइमिंग, बुकिंग ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है, पैसेंजर इंक्वायरीज, डिस्प्ले बोर्ड, जो डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, ये बहुत सारे इनके काम हैं जो कि आपको प्रेम के अंतर्गत आते हैं। यही सारे मुद्दे पर बात भी होती है मीटिंग में, ये सारे आपको दिए गए। अब आ गए JCM, या इसको कहा था ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यानी संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र। चलिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। In order to foster better relation between the government and its employee and to further enhance efficiency, the Government of India has established a mechanism known as the Joint Consultative Machinery। यानी कि ये जो है सरकार और उसके कर्मचारियों के बेहतर संबंध स्थापित करने तथा कार्य कुशलता को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक तंत्र स्थापित किया, जिसे संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के रूप में जाना जाता है। ये क्या है? JCM वाज स्टार्टेड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, 28 अक्टूबर 1966। द बेसिक ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हिटले कमीशन, ये भी हिटले कमीशन के ही रिकमेंडेशन पर 28 अक्टूबर 1966 को इसकी स्थापना की गई है। JCM क्या है, देखिए, JCM इज ए फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन एम्प्लॉय एंड ऑफिसर्स इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बातचीत का एक क्या है, मंच है। JCM कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल काउंसिल एंड जोनल काउंसिल। डिपार्टमेंटल काउंसिल और जोनल काउंसिल पर ये आयोजित किया जाता है। द पर्पस ऑफ JCM टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय। JCM जो है उद्देश्य सरकार और कर्मचारियों के विवादों को सुलझाना है।
उसके बाद रेगुलर जेसीएम मीटिंग हेल्प इन इन्वॉल्विंग बिल्ड अप इशू एंड ग्रीवांसेस ऑफ एम्प्लॉय, मतलब नियमित जो जेसीएम की बैठक होती हैं उस शिकायतों के निर्माण से बचने में मदद करती है, क्योंकि जो शिकायत है वहीं पर हो जाता है तो उससे मदद मिलती है बचने में। जेसीएम इज़ ए फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बिटवीन एम्प्लॉय एंड ऑफिसर्स, ये अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच रचनात्मक संवाद का एक मंत्र है, वही उसका मीनिंग है जो शुरू में हमने बताया था। जेसीएम हेल्प इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय इन पीसफुल मैनर, सरकार और कर्मचारी के बीच विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाने में ये मदद करता है। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, मैटर रिलेटिंग टू कंडीशन ऑफ सर्विस वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय एंड मेजर फॉर इम्प्रूविंग इफिशियंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ वर्क कैन बी डिस्कस्ड इन जेसीएम। नो पर्सनल मैटर कैन बी डिस्कस्ड इन जेसीएम। आपका जो पर्सनल मैटर है वो जेसीएम की मीटिंग में डिस्कस नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सेवा की शर्तों से संबंधित, कर्मचारी के कल्याण और कार्य कुशलता से संबंधित, ठीक है, कार्य के मानक यानी स्टैंडर्ड में सुधार के उपायों से संबंधित मामले की चर्चा की जाती है। जेसीएम में किसी भी व्यक्तिगत मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी है तीन स्तरीय काम करता है, नेशनल काउंसिल, डिपार्टमेंटल काउंसिल और रीजनल काउंसिल। नेशनल काउंसिल पर भी होता है, विभागीय जो डिपार्टमेंटल काउंसिल पर भी होता है और रीजनल काउंसिल पर भी होता है। नेशनल काउंसिल देखते हैं। द नेशनल काउंसिल डील्स विथ मैटर अफेक्टिंग ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उन सब को मिला के नेशनल काउंसिल की मीटिंग होता है। सच एज पे एंड अलाउंसेस, मिनिमम वेजेस, वीकली रेस्ट आवर्स ईटीसी, इस पर चर्चा होता है। सेक्रेटरी जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो नेशनल काउंसिल पर जब होगा तो जो भारत सरकार के जो सेक्रेटरी होंगे वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और सचिव जो है अपना पक्ष जो है सचिव स्वयं नियुक्त कर लेता है सचिव, ठीक है। प्रत्येक पक्ष, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है ऑफिस साइड, एक होता है स्टाफ साइड, ठीक है। ऑफिस साइड में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय के जो ऑफिसर्स हैं, चेयरमैन हैं या उससे जो बड़े उससे उनके से छोटे छोटे जो ऑफिसर्स हैं, वो एक साइड पूरा ऑफिस का टीम रहेगा और एक साइड जो है स्टाफ का टीम रहेगा। स्टाफ की टीम में लीडर रहेंगे, लीडर में सेक्रेटरी रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे, जनरल सेक्रेटरी रहेंगे, एम्प्लॉय रहेंगे, सब रहेंगे, ठीक है। तो दो तरह का होता है। तो प्रत्येक पक्ष जो है अपना अपना सचिव नियुक्त कर लेता है और चेयरमैन एक ही होंगे जो नेशनल लेवल पर होगा, नेशनल काउंसिल, ठीक है। और सभी डिपार्टमेंट को मिला के अगर हो रहा है तो जो इंडिया के जो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होंगे वो होंगे, ठीक है। और यदि रेलवे में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं नेशनल काउंसिल का, तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड इसके ये होंगे, इसका चेयरमैन होंगे। और सेक्रेटरी तो आप जानते हैं स्टाफ साइड से, और खुद ही आपको नियुक्त कर लेना है। चलिए, द नेशनल काउंसिल में अपॉइंट ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन एनी मैटर फॉलिंग विद इन इट्स प्यूरव्यू, मतलब राष्ट्रीय परिषद जो है अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले किसी भी मामले पर अध्ययन करने तथा रिपोर्ट देने के लिए क्या करती है, विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त कर सकती है। उसके बाद द एजेंडा ऑफ सब्जेक्ट शुड बी सर्कुलेटेड 1 मंथ इन एडवांस, इसमें भी वही है कि एजेंडा जो है 1 मंथ में एडवांस आपको ये तय कर लेना है। उसके बाद देखिए, एनी मैटर सेटल्ड कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द एजेंडा ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ, मतलब किसी निपटाए गए किसी मामले पर अगले 12 महीने तक जो है इसको चर्चा में नहीं रखा जाएगा। उसके बाद ये दोनों पक्ष, इफ़ नो एग्रीमेंट रीचेज बिटवीन टू, ये दोनों पक्षों में समझौता नहीं होता है तो द मैटर इज रिफर्ड टू आर्बिट्रेशन बोर्ड, देखिए मामले को क्या मध्यस्थता बोर्ड को भेजा जाएगा। डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज, अंतिम जो निर्णय होगा दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी हो, यानी दोनों पक्षों को मान्य होगा। ओनली द पार्लियामेंट कैन चेंज इट्स, अदरवाइज इट कैन नॉट बी टचड, इसको सिर्फ चेंज कर सकता है तो कोई संसद ही चेंज कर सकता है,
अन्यथा कोई भी इसको छूने की शक्ति नहीं है। ये देखिए, और ये 3 वर्षों के लिए ये लागू होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आर्बिट्रेशन बोर्ड का जो निर्णय होता है वो कितने सालों तक लागू होता है, 3 साल के लिए। इसकी जो मीटिंग होती है 6 महीने में एक बार होती है, ठीक है, नेशनल काउंसिल की। डिपार्टमेंटल काउंसिल में जो चेयरमैन होगा, चेयरमैन रेलवे बोर्ड होगा। डिपार्टमेंटल मतलब अपना रेलवे डिपार्टमेंट का होगा। और भी दूसरे डिपार्टमेंट में भी होते हैं तो उनके अलग होंगे, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट का होगा डिपार्टमेंटल काउंसिल। तो उसको चेयरमैन, उसका जो चेयरमैन होंगे रेलवे बोर्ड होंगे, और सेक्रेटरी तो आप जानते ही हैं। 4 महीने एक बार इसकी बैठक होगी। प्रत्येक राजस्व अर्जित करने वाले मंत्रालय के पास एक विभागीय परिषद होनी चाहिए। मतलब एवरी रेवेन्यू अर्निंग मिनिस्ट्री मस्ट हैव डिपार्टमेंटल काउंसिल। जिस जिस विभाग में पैसे यानी राजस्व एकत्रित होते हैं वहाँ एक डिपार्टमेंटल काउंसिल होना चाहिए, सिर्फ रेलवे में ही नहीं, ठीक है। ये आपका कहने का मतलब है। इट आइडिया विथ मैटर अफेक्टिंग एंड रेलवे एम्प्लॉय। यह क्या है, रेलवे कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले मामला निपटाती है, जो कि रेलवे कर्मचारी को प्रभावित करते हैं। डिपार्टमेंटल काउंसिल में सिर्फ वही मामला वो निपटाती है। सब्जेक्ट एजेंडा मस्ट बी सर्कुलेटेड 1 मंथ एडवांस। इसमें भी वही है, 1 महीने पहले इसको सब्जेक्ट एजेंडा तय करना है। रीजनल परिषद तो आप जानते हैं, किसी विशेष कारण से कर्मचारियों की क्या समस्याओं से निपटाती है, और इसके जो अध्यक्ष होंगे रीजनल काउंसिल के, वो उस मामले में जो है ना, जो आए हुए हैं उसी में से जो सीनियर होंगे वही उसके अध्यक्ष होंगे। दोनों पक्ष अपने अपने प्रतिनिधि को नामित करेंगे। और अब हो गया बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 10 पेज तक तो सब्जेक्टिव था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। तो तुरंत हम इसको यहाँ से प्राप्त कर लीजिए। और जो नए लोग हैं यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसका जो डिस्प्ले पिक्चर है, हर आदमी अपना व्हाट्सअप में अपना फ़ोटो या अपने परिवार लोगों का या अपना जो कुछ ऐसा घटना होगा जो आपको अच्छा लगता होगा तो वो सब लगाते हैं। उसी तरह यहाँ डिस्प्ले पिक्चर में सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे आप ज्वाइन करेंगे, कितना फ़ी लगेगा। सेव कर लीजिए नंबर और उसमें लिखा हुआ देखिए और तुरंत ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेस्ट जो है ओनली टेस्ट का जो सिस्टम है सिर्फ वेलफेयर और एपीओ का जो कंबाइंड टेस्ट चलता है उसी में लागू है। बाकी सब किसी भी जो टेस्ट सीरीज हमारे चलते हैं वो किसी भी टेस्ट में आप बिना ज्वाइनिंग के टेस्ट नहीं दे सकते हैं, और ज्वाइनिंग फ़ी 3000 लगता है। बाकी उसमें लिखा हुआ है। तो अगले किसी न किसी वीडियो हम लोग किसी न किसी वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी प्रकार का आपका इसमें दिक्कत है तो कमेंट में आप लिखिएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।